हेलो एवरीवन। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉची रेसिड्यू थ्योरम पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करी थी। आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर कुछ रियल डेफिनिट इंटीग्रल्स हों, जनरली कॉची रेसिड्यू थ्योरम हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, बट इसका यूज़ हम कर सकते हैं कुछ रियल डेफिनिट इंटीग्रल्स को भी सॉल्व करने में। तो उसी का एक पर्टिकुलर केस, जब हमारे पास में फंक्शन जो गिवन हो वो रेशनल फंक्शन हो साइन और कॉस थीटा के फंक्शंस का, और जो इंटीग्रल की लिमिट है वो अगर 0 से 2 पाई हो, तो इस तरह के इंटीग्रल्स को हम लोग कैसे कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशंस हमें लेने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इस तरह के इंटीग्रल को कॉची रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। Let I is equal to 0 to 2 pi f of sin theta cos theta d theta। तो जो ये f of sin theta cos theta है, ये आपका sin और cos theta में रेशनल फंक्शन एक गिवन होगा न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले इसको इवेलुएट करने के लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे जो कि z is equal to e to the power I theta। तो अगर हम dz यहाँ से निकालते हैं तो e to the power I theta का जो डिफरेंशिएशन होगा I e to the power I theta d theta हो गया, और यहाँ से d theta की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे dz अपॉन I e to the power I theta, और e to the power I theta की जगह पे अगेन हम लोग z प्लेस कर देंगे। तो फाइनली हमारा d थीटा इज इक्वल टू dz अपॉन iz आ जाएगा। अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू, हम सब लोग जानते हैं, होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e टू द पावर I थीटा प्लस e टू द पावर माइनस I थीटा बाई 2। अब हम e टू द पावर I थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, z। ये z इज इक्वल टू -1 हो जाएगा निगेटिव पावर की वजह से, बाई 2। अब एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा cos थीटा आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 बाई 2z। सिमिलरली साइन थीटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, z और z इनवर्स रख देंगे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, और फाइनली इसे सॉल्व करके हमें मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 1 बाई 2iz। अब अगर देखिए इसका अगर मैं मॉड लेती हूँ तो मॉड z इज इक्वल टू मॉड e टू द पावर I थीटा। तो मॉड e टू द पावर I थीटा कितना हो जाएगा, 1। देखिए कैसे आप लोगों ने z इज इक्वल टू, अगर e टू द पावर I थीटा है तो z को आप लिख सकते हैं cos थीटा प्लस I sin थीटा, और अगर मैं मॉड z निकालूंगी तो क्या होता है मॉड z, रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर्स के सम, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज mod z इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विल बी 1। तो इस तरीके से mod z की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है, तो अगर हम mod z इज इक्वल टू 1 कहते हैं तो क्लियरली हमें इससे पता चल रहा है कि जीरो सेंटर और यूनिट रेडियस का सर्किल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, और लिमिट भी देखिए 0 to 2 पाई यानी कि 1 कंप्लीट साइकिल, तो आपका सर्किल बनेगा। तो फाइनली ये सारे सब्स्टिट्यूशन जब हम अपने इंटीग्रल I में पुट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इंटीग्रल I, कंटूर इंटीग्रेशन fz dz where c such that mod z is equal to 1, यानी कि फाइनली हमें एक क्लोज्ड कंटूर c मिल रहा है जिसका जीरो सेंटर और यूनिट रेडियस है, और अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म का आपका फंक्शन भी है। तो फाइनली हम लोग इसमें कॉची रेसिड्यू थ्योरम बहुत ही इजीली लगा लेंगे। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या होती है हमारी, I is equal to 2 pi I sum of residues at poles lying inside the circle mod z is equal to 1। तो ये हमारा पूरा तरीका रहा जब हमारे पास में रियल डेफिनिट इंटीग्रल मिल जाएंगे और जहाँ पे जो फंक्शन होगा वो हमारा कॉस और साइन का फंक्शन। हमारा क्वेश्चन है, यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन इवैल्यूएट 0 to 2 pi d theta a plus b cos theta where a is greater than mod b।
इवेलुएट these two integrals also. अब देखिए सबसे पहले कह रहा है कि कंटूर इंटीग्रेशन मेथड को यूज करिए। तो अब हमने देखा कि हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से 2 पाई लिमिट में, और कह रहा है कंटूर इंटीग्रेशन, यानी कि हमें इसे कॉची रेसिड्यू थ्योरम के फॉर्मेट में पहले तो लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिखा लेट z इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा। ये हमने वैल्यू ले ली। आप चलिए d थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए dz निकालेंगे i e टू द पावर i थीटा d थीटा, और यहाँ से d थीटा की वैल्यू dz अपॉन i, और इसकी जगह पे हम z रख देंगे। अब अगर मैं इसका मॉड दूंगी तो मॉड z इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, मॉड e टू द पावर i थीटा, दैट इज 1। इसका मतलब है 0 टू पाई जो ये लिमिट है, इट विल बी कन्वर्टेड इन द रीजन मॉड z इज इक्वल टू 1, दैट इज सेंटर 0 और 1 रेडियस का एक सर्किल बन गया है। देखिए cos थीटा हम लोगों ने पढ़ा था e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा बाई 2, और इसमें जब z की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो वैल्यू z स्क्वायर प्लस 1 बाई 2z आ जाएगी। तो चलिए ये वैल्यूज हम लोग अपने गिवन इंटीग्रल में रख के इसको क्लोज्ड कंटूर के अलोंग एक इंटीग्रेशन बनाते हैं। तो इसे आई इंटीग्रल कहती हूँ। तो 0 टू 2 पाई डी थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब डी थीटा की वैल्यू रखिए, ये तो क्लोज कंटूर में बदल जाएगा इंटीग्रल, डी थीटा की जगह मैं dz बाई iz रख दे रही हूँ, और ये हो गया a प्लस बी, और cos थीटा की वैल्यू देखिए z स्क्वायर प्लस 1 बाई 2z हम लोग लिख देंगे। अब इसे जब हम और सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आ गई dz अपॉन iz, और एलसीएम जब हम लेंगे तो ये हो गया 2az प्लस bz स्क्वायर प्लस b, और अपॉन में 2z आ गया। z से ये हमारा z कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा जो ये 2 है तो 2 अपॉन i कांस्टेंट है, हम लोग इंटीग्रल साइन के बाहर ले लेते हैं। चलिए अभी एक चीज और देखिए आप लोग कि हम ऐसा करेंगे कि ये जो z स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है इसको भी बाहर कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बचा z स्क्वायर प्लस 2az बाई बी और प्लस 1। ध्यान से देखें तो ये जो हमारा इंटीग्रल है यहाँ पे c कैसा है, c है यूनिट सर्किल, सेंटर 0 है जिसका, और दूसरी बात कि अब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन में चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी सिंगुलैरिटी देखेंगे। तो इसकी सिंगुलैरिटी कहाँ पे हो सकती है, z स्क्वायर प्लस 2az बाई बी प्लस 1 बराबर 0 जहाँ पे होगा वही इसकी सिंगुलैरिटी का पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फॉर सिंगुलर पॉइंट z स्क्वायर प्लस 2az बाई बी प्लस 1 बराबर 0, z इज इक्वल टू माइनस 2a बाई बी प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 अपॉन 2a। क्या करेंगे, 4 कॉमन लेके बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ओवरऑल 2 कॉमन लेके इस 2 से हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो हमारे z की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी a बाई बी प्लस माइनस रूट a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे रूट्स आ गए। तो चलिए अगर हम एक रूट को इसमें अल्फा मान लेते हैं और एक रूट को गामा, तो अल्फा से डिनोट जिसे करेंगे, बाई चांस हमने ऐसे लिख लिया, प्लस वाले को हमने अल्फा रूट ले लिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 ये आपका अल्फा रूट आ गया, और बीटा रूट देखिए क्या होगा,
माइनस ए बाई बी माइनस रूट ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। एक सिंगल पॉइंट का नाम हम लोगों ने अल्फा रख दिया था, माइनस ए बाई बी प्लस रूट ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। और दूसरे वाले सिंगुलर पॉइंट का नाम हम लोगों ने माइनस ए बाई बी माइनस रूट ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 ये रख दिया। हमें ये देखना है कि ये जो दोनों सिंगुलर पॉइंट है इनमें से क्या कोई भी सिंगुलर पॉइंट जो हमारा क्लोज्ड कर्व C है मॉड z इज इक्वल टू 1 इसके इनसाइड है क्या। तो अब इसे चेक करने के लिए क्लू दिया गया है क्वेश्चन में। क्या दिया है कि a इज ग्रेटर देन मॉड b है। अगर a इज ग्रेटर देन मॉड b है इसका ये मतलब हुआ कि a बाई मॉड b जो होगा वो ग्रेटर देन a होगा। ये चीज हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं अगर हम अल्फा या बीटा किसी का भी बीटा का अगर मॉड हम लेते हैं मॉड ऑफ बीटा तो देखिए दोनों में नेगेटिव है, कॉमन आ गया नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा a बाई बी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1। और अब देखिए ये मॉड की वजह से नेगेटिव साइन तो चला जाएगा, अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करती हूँ तो ये वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है और 1 से ग्रेटर वैल्यू में कुछ वैल्यू हमारी क्या हो रही है ऐड हो रही है और ये भी पॉजिटिव ही रूट होगा। आप ये भी नहीं सोच सकते नेगेटिव रूट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंदर देखिए ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो जाहिर सी बात है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा और ग्रेटर देन 1 है अगर इससे माइनस हुआ तो कैसी क्वांटिटी आएगी पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी। अगर ऐड हो रहा है तो होल जो मॉड b है वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जो रूट्स का मल्टीप्लाई होता है यानी कि एक रूट अल्फा है और एक बीटा अल्फा डॉट बीटा। तो जो ये हमारी इक्वेशन रहती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और अगर इसके अल्फा बीटा रूट हो तो ये होता था c अपॉन a। तो यहाँ पे भी c अपॉन a की वैल्यू आनी चाहिए और जो हमारी इक्वेशन थी उसमें c और a दोनों ही वैल्यूज कैसी थी 1 थी। तो यानी कि अल्फा बीटा जो हमारी है वो वैल्यू 1 हो गई। मॉड ऑफ अल्फा बीटा देखते हैं तो ये वैल्यू भी 1। अब इसे हम मॉड की प्रॉपर्टी से इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखिए अगर मॉड बीटा ग्रेटर देन 1 है और मॉड अल्फा मॉड बीटा का जो मल्टीप्लाई है वो 1 है, इससे सीधे सीधे पता चल रहा है कि मॉड ऑफ अल्फा जो होगा वो लेस देन 1 होगा सिंस मॉड ऑफ बीटा ग्रेटर देन 1। तो अब इस रिजल्ट से और इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला, इस रिजल्ट से हमें पता चला बीटा इज आउटसाइड C यानी कि जो हमारा ये सिंगुलर पॉइंट है ये C के बाहर है कंटूर के और जो मॉड अल्फा इज लेस देन 1 इससे हमें ये पता चला इस रिजल्ट से कि अल्फा इज इनसाइड C। तो अब जो सिंगुलैरिटी हमारी क्लोज्ड कंटूर के अंदर होती है हमें तो उसी से ही मतलब होता है इंटीग्रेशन निकालते वक्त। तो हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए, चूंकि ये सिंपल पोल है दिख रहा है, जो सिंपल पोल है तो सिंपल पोल के जो रेसिड्यू का फार्मूला होता है उस फार्मूले से हम अल्फा सिंगुलैरिटी पे फंक्शन का जो रेसिड्यू होगा उसको निकाल लेते हैं। देखिए जो हमारा इंटीग्रल था उसको जरा लिख लेते हैं, क्या था 2 बाई आई बी कंटूर इंटीग्रेशन dz अपॉन z स्क्वायर 2a बाई बी जेड प्लस 1 यानी कि हमारा जो एफ जेड है वो है 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2az बाई बी प्लस 1। तो हमने एफ जेड लिख दिया 1 अपॉन
जेड स्क्वायर 2a बाई बी जेड प्लस 1। और इसके अभी हमने रूट अल्फा बीटा निकाले थे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z माइनस अल्फा z माइनस बीटा। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अभी हमें अल्फा पे रेसिड्यू निकालना था, तो फार्मूला लिख लेते हैं सिंपल पोल का कि रेसिड्यू एट सिंपल पोल z इज इक्वल टू अल्फा। देखिए फार्मूला क्या होगा, लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस अल्फा एफ सेट। ये हमारे सिंपल पोल अल्फा पे रेसिड्यू का फार्मूला होगा। तो चलिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस अल्फा, एफ जेड की जगह पे हमने लिख दिया 1 अपॉन z माइनस अल्फा z माइनस बीटा। z माइनस अल्फा से z माइनस अल्फा कैंसिल आउट हुआ और z की जगह पे यहाँ पे हम अल्फा रख देंगे। तो ये अल्फा माइनस बीटा, ये रेसिड्यू हमारा आ गया। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी क्या क्या थी, पहले ये देखते हैं। अल्फा था हमारा माइनस a बाई बी प्लस रूट a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, और जो बीटा था वो हमारा था माइनस a बाई बी माइनस रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अब देखिए जब ये माइनस करेंगे अल्फा में से बीटा, तो पहले तो हमने अल्फा रख लिया माइनस a बाई बी प्लस रूट a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, और माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का a बाई बी और प्लस का रूट a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हुई और ये 2 टाइम्स हमारा आ जाएगा वैल्यू। अब हम इसे साथ में एलसीएम भी ले लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में रूट में बी स्क्वायर। अब ये रूट से जब बी स्क्वायर निकलेगा तो b हो जाएगा और वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो ये बी स्क्वायर हुआ आपके न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये वैल्यू है हमारी रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हमारा गिवन इंटीग्रल है, इसमें अब हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बाई आई बी 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू अल्फा। आई इज इक्वल टू 4 पाई आई बाई आई बी, ये हो गया। और रेसिड्यू की वैल्यू जो थी वो आपकी थी b अपॉन 2 रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, i से i कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये 4 को कैंसिल करेंगे। तो i इज इक्वल टू वैल्यू हमारी आ गई 2 पाई अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमें गिवन इंटीग्रल की इवैल्यूएटेड वैल्यू है। हमें क्या करना है, इस रिजल्ट की हेल्प से इस इंटीग्रल को निकालना है। तो चलिए फर्स्ट हमारा जो इंटीग्रल है वो कह रहा है 0 to 2 पाई डी थीटा रूट 2 माइनस कॉस थीटा। अब अगर हम देखें तो यहाँ a की वैल्यू आपकी है कितनी, a की वैल्यू कंपेयर करा लीजिए रूट 2, और जो b है वो कंपेयर कराएंगे तो b की वैल्यू माइनस 1 आएगी। तो देखिए कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रही है कि जो a है वो ग्रेटर देन है मॉड b, रूट 2 की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो डायरेक्ट हम लोग ये रिजल्ट अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा रूट 2 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई
अप्लाइंग रिजल्ट 1, इसका नाम हम लोगों ने रिजल्ट 1 रख दिया। और अब हम लोग रिजल्ट 1 को अप्लाई कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन रूट ए स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 माइनस बी स्क्वायर, दैट इज -1 का जो स्क्वायर हुआ वो 1 हो गया। तो इस इंटीग्रल को जब हमने सॉल्व किया तो ये जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई 2 पाई डी थीटा अपॉन रूट 2 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी 2 पाई आ गई। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अब इस ही रिजल्ट की हेल्प से जो अभी हमने निकाला है उसकी हेल्प से हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू क्या है 0 टू पाई डी थीटा a प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए कंडीशन भी सेम है, a इज ग्रेटर देन मॉड b, बस हमारी लिमिट 0 से यहाँ पाई थी और यहाँ 0 से 2 पाई। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी पड़ी थी इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx। बट ये कंडीशन तभी अप्लाई हो सकती थी अगर हमारा f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx आए तब। तो अब इसके लिए हम क्या करें, चेक करते हैं। चलिए तो जब हम चेक करेंगे तो हम लिखेंगे थीटा है, थीटा का फंक्शन है तो थीटा में ले लेंगे 1 अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब f 2 पाई माइनस थीटा देखते हैं कि कितना आ रहा है हमारा, तो f 2 पाई माइनस थीटा दैट इज 1 a प्लस बी कॉस 2 पाई माइनस थीटा। और हमें पता है कि cos 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा ही होती है, यानी कि ये वैल्यू अगेन a प्लस बी cos थीटा हो गई, यानी कि f थीटा। तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी हमारा जो रिजल्ट आया था उस पे अप्लाई करते हैं। तो रिजल्ट था 0 to 2 पाई डी थीटा a प्लस बी cos थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और कंडीशन थी a इज ग्रेटर देन मॉड b। अब इस प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू पाई डी थीटा a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वेयर a इज ग्रेटर देन व्हाट b। इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी थीटा a प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर a इज ग्रेटर देन व्हाट b। ये हमारी वैल्यू आ गई सेकेंड इंटीग्रल की भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos 3 थीटा अपॉन 5 माइनस 4 cos थीटा डी थीटा यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन। तो जैसे ही कंटूर इंटीग्रेशन वर्ड क्लिक कर रहा है और हमने देखा रेशनल फंक्शन है cos थीटा का 0 to 2 पाई लिमिट में, तो इसे रेसिड्यू थ्योरम से ही हमें हल करना है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। लेट z इज इक्वल टू क्या e टू दी पावर i थीटा, और d थीटा की आपकी वैल्यू हो जाएगी i e टू दी पावर i थीटा d थीटा, और यहाँ से d थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी dz अपॉन i z। अब एक चीज और देखते हैं, cos थीटा हम लोग क्या रखेंगे, cos थीटा की वैल्यू होती है e टू दी पावर i थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस i थीटा अपॉन 2, यही तो थी। अब यहाँ पे आप लोग e टू दी पावर i थीटा की जगह z रखेंगे, तो फाइनल सॉल्व करके हमारी वैल्यू z स्क्वायर प्लस 1 बाई 2z आ जाएगी। तो यहाँ पे तो हम लोग रख देंगे cos थीटा की वैल्यू और d थीटा की वैल्यू आ गई। अब cos 3 थीटा कैसे रखेंगे, तो आप ये चीज देखिए जरा सा कि हम लोग e टू दी पावर i a थीटा को लिखते हैं
कॉस ए थीटा प्लस आई साइन ए थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं cos a theta is equal to real part of e to the power I a theta। इसका मतलब है कि हम cos 3 थीटा लिखना होगा, तो लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर 3i थीटा। cos 3 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z क्यूब। तो जो cos 3 थीटा है उसकी जगह पे मैं रियल पार्ट ऑफ z क्यूब लिख दूंगी। बाकी अब लिमिट यहाँ 0 to 2 पाई है। अब यहाँ पे z जो आपकी वैल्यू थी उसका मॉड लेंगे तो मॉड z इज इक्वल टू 1, यानी कि एक क्लोज्ड कंटूर हमारा बन गया जिसका सेंटर 0 और रेडियस 1 है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कंटूर इंटीग्रेशन। अब cos 3 थीटा की वैल्यू रियल पार्ट ऑफ z क्यूब है, तो रियल पार्ट हम पहले लिख देंगे z क्यूब और यहाँ पे 5 माइनस 4 cos थीटा की वैल्यू आप रखेंगे z स्क्वायर प्लस 1 बाई 2z और d थीटा की वैल्यू हम लोग रखेंगे dz बाई iz। तो इतना हम लोगों ने इसको पूरा प्रॉपर इंटीग्रल जो हमारा रियल इंटीग्रल था उसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में चेंज कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए रियल पार्ट कंटूर इंटीग्रेशन z क्यूब, अब यहाँ से 2 1 जा और ये 2 जा, एलसीएम लेंगे 5z माइनस 2z स्क्वायर माइनस 2 और अपॉन में हमारा आ जाएगा कितना z dz बाई iz। तो ये z इस z से कैंसिल आउट हो गया। देखिए i हमने बाहर निकाल लिया था और माइनस कॉमन लेने पे हमारा ये जो गिवन इंटीग्रल था वो इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की फॉर्मेट पे चेंज हो गया। और फंक्शन हमारा देखिए क्या है z क्यूब अपॉन 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2। और अगर हम इसकी सिंगुलैरिटी देखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 इक्वल्स 0 लिख देंगे। तो फॉर सिंगुलर पॉइंट हमने क्या कर दिया 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 इक्वल्स 0 पुट कर दिया। अब चलिए देखते हैं इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। 2z स्क्वायर माइनस 4z माइनस z प्लस 2 इक्वल्स 0, 2z z माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2z माइनस 1 z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंगुलर पॉइंट होंगे, एक z इज इक्वल टू 1/2 निकलेगा इस फैक्टर से और एक z इज इक्वल टू 2 निकलेगा। तो ये तो आउटसाइड c होगा भाई, इनसाइड c है। तो मेन फोकस हमारा इस पे रहेगा कि इस पॉइंट पे z इज इक्वल टू 1/2 पॉइंट पे हम लोग क्या करें रेसिड्यू निकाल लेते हैं गिवन फंक्शन का। रेसिड्यू ऑफ fz एट z इज इक्वल टू 1/2, लिमिट z टेंडिंग टू 1/2 z माइनस 1/2 fz। ठीक है, तो अब हम लोग जो हमारा fz है उसको राइट डाउन कर देते हैं यहाँ पे। तो लिमिट z टेंडिंग टू 1/2 z माइनस 1/2 और fz है हमारा z क्यूब। अब इसके फैक्टराइजेशन देखिए हमारे क्या निकले हैं 2z माइनस 1 z माइनस 2। यहाँ से 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो जब कॉमन लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट z टेंडिंग टू 1/2 z माइनस 1/2 z क्यूब, 2 कॉमन लेने पे ये हो जाएगा z 1/2 z माइनस। तो ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया। अब z इज इक्वल टू 1/2 जब हम रखेंगे तो ये 1/8 हो गया अपॉन में 2 और यहाँ पे जब 1/2 रखेंगे तो माइनस का 3/2 आपकी वैल्यू आ गई। तो ये जो हमारा रेसिड्यू है वो -1/20
4 आ गया एट z इज इक्वल टू 1/2। देखिए जो हमारा इंटीग्रल था वो इस फॉर्मेट में चेंज हो गया था और इसके हमारे दो पोल निकले थे, एक z इज इक्वल टू 2 जो कि आउटसाइड था और दूसरा z इज इक्वल टू हाफ जिस पे हमने रेसिड्यू निकाल लिया है। तो अब अप्लाई कर देते हैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो अप्लाई कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम इज इक्वल टू रियल पार्ट -1/i। अब देखिए यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 2πi लिखेंगे और फिर लिखेंगे रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इज इक्वल टू 1/2। तो रियल पार्ट -1/i 2πi और यहाँ पे रेसिड्यू हमने निकाला था -1/24। तो यहाँ रख देते हैं -1/24। तो रियल पार्ट ऑफ ये कितना हो गया 5/12। तो अब देखिए अगर इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होते तो हम लोग सिर्फ रियल पार्ट लेते। अब चूंकि रियल ही पार्ट आया ही है ये वैल्यू सॉल्व करके, तो हम लोग ये पूरी की पूरी इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी ये 5/12 हो जाएगी। तो 0 to 2π cos 3 थीटा 5 - 4 cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो ये थे हमारे डेफिनिट इंटीग्रल की एक सर्टेन फॉर्म रियल फंक्शंस में, जिसको हमने कंटूर इंटीग्रेशन मेथड से रेसिड्यू थ्योरम से लगाया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को बहुत इंजॉय किया होगा और जो ये कॉन्सेप्ट है वो फुली समझ में आ गया होगा। आप लोग इस तरह के